हेलो एस्पिरेंट्स, ईडीएम सीरीज़ की 5th वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले चारों वीडियोस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससी विद अनमोल पर मिल जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी सभी वीडियोस से अपने रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। दोस्तों, मेरे पास एक फ्रेंड का सजेशन भी आया था कि 50 ईडीएम्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, बट दूसरी साइड कुछ लोगों के सजेशन ये भी आए हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम काफ़ी पास है और यह हमारा रिवीजन का टाइम है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिवाइज़ कराइए। तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 50 ईडीएम्स ज़्यादा हैं या इतना ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये 1000 ईडीएम्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर दूँ और फिर आपके अकॉर्डिंग वोकैब का कोई दूसरा टॉपिक उठाऊँ। ईडीएम्स की सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ग्रामर की भी प्रैक्टिस कराऊँगा, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में होगी। और उस ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज़ में मैं आपको नॉलेज के साथ साथ गाइड भी करूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, जिससे कम से कम टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रहे और आप इंग्लिश वाले पोर्शन को लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करके बाकी टाइम पेपर के अदर पोर्शन को दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम 201 से लेकर 250 तक की ईडियम्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें 201 नंबर पर जो ईडियम है सेलिंग इन द सेम बोट, इसमें एक वर्ड है सेलिंग और दूसरा है बोट। बोट तो आप सभी को पता है कि नाव को बोलते हैं। अब ये जो सेलिंग वर्ड है इसका मतलब होता है जल यात्रा करना, यानी कि नाव में जो हम लोग नाव में या जहाज़ में जो शिप में यात्रा करते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग। अब देखिए, दो लोग हैं जो कि सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि सेम बोट में सेलिंग कर रहे हैं। तो यदि नाव पलटती है तो दोनों डूबेंगे और नाव नहीं पलटती है तो दोनों पार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों सेम सिचुएशन में रहेंगे। डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट और नहीं है तो नहीं है। यही इसका मीनिंग है, सेलिंग इन द सेम बोट बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, इसके बाद जो इडियम आती है गिफ्ट ऑफ द गैब। अब इसमें जो गैब वर्ड है इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्पटुता, यानी कि जो अच्छा बोलने की कला होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, मोदी जी जो हैं, ये इनके पास बोलने की इतनी अच्छी कला है कि ये पब्लिक को अपना बोलने से अपने फ़ैन बना लेते हैं। तो ये बस वहीं से आप रिलेट कीजिए गिफ्ट ऑफ द गैब, कि किसी को वाक्पटुता का, अच्छा बोलने की कला का गिफ्ट मिला होना। ठीक है, एबिलिटी टू स्पीक वेल। इसके बाद आता है टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। अब ये देखिए, वोल्फ तो भेड़िया होता है। अब भेड़िए को डोर से दूर रखना, तो भेड़िया क्या है, वो नुकसान करेगा तो भी गरीबी ही आएगी। तो अब इसको हम, ये जो वोल्फ को हम डायरेक्ट तो रिलेट नहीं करेंगे, ये वो यहाँ पर आता है एस्केप स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी को दूर रखना। जैसे भेड़िया को दूर रखना, भेड़िया भी अपने आप में एक तरह से, भूखमरी भी किसी भेड़िए से कम नहीं है आज के टाइम में, जो इंसान को खा जाती है। ठीक है, तो टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, एस्केप स्टारवेशन, गरीबी या भूखमरी को दूर रखना। ठीक है, इसके बाद आता है सॉफ्ट ऑप्शन। अब सॉफ्ट तो वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि जो इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन हो, जो आसान विकल्प हो। ठीक है, उसके बाद ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब इसमें दो वर्ड हैं, एक है गश, एक है ग्रेटिट्यूड। तो ये गश क्या होता है, जैसे गोलियों की बौछार होती है ना, जो बौछार जो वर्ड होता है उसके लिए यूज़ होता है इंग्लिश में गश। और ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड होता है आभार। तो आभार की बौछार करना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करना। तो बस यही इसका मीनिंग होगा, फीलिंग ग्रेटफुल, आभारी होना। ठीक है, उसके बाद जो इडियम आती है टू लूज़ ग्राउंड। अब इसमें देखिए, ग्राउंड क्या है, आज के टाइम में ग्राउंड लोगों को जो अपनी प्रसिद्धि को ही लोगों ने ग्राउंड बना लिया है। जो उनकी पुरानी कोई फेम रही हो उसी को आधार बनाकर वो बाकी अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, उसी को बेस बनाकर। और अगर उनकी प्रसिद्धि किसी वजह से खो जाए तो क्या होगा कि उनका ग्राउंड ही खो गया फिर तो बस यहीं से आप इसको रिलेट कीजिए, टू बिकम लेस पॉपुलर। अगर उनका ग्राउंड लूज़ हो गया तो समझ लीजिए उनकी प्रसिद्धि खो गई। ठीक है, उसके बाद आता है टू फॉल बैक ऑन। देखिए, मैंने एक इडियम आपको बताई थी फॉल बैक, उसका मतलब था हार मानना। उसमें मैंने वो पहलवान वाला एग्जाम्पल दिया था कि कुश्ती के पहलवान के को अगर वो फॉल बैक हो जाए, पीछे की तरफ गिर जाए और उसकी पूरी जो कमर है वो ज़मीन पर लग जाए तो उसको हारा हुआ मान लिया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया था। तो टू फॉल बैक ऑन, अब यानी कि वो पहलवान पहले गिरा, उसने हार मान ली। अब टू फॉल बैक ऑन के बाद जब वो कुश्ती हार गया तो अब वो क्या करेगा, उस कुश्ती से उसका मन भर जाएगा और वो किसी अदर स्पोर्ट्स का सहारा लेना
स्टार्ट कर देगा कि यार कुश्ती में अपना कुछ नहीं होने वाला है, तो चलिए किसी और अदर स्पोर्ट्स में ट्राई करते हैं। तो बस वहीं से आप इसको रिलेट कीजिए, टू डू समथिंग एल्स आफ्टर अदर थिंग्स हैव फेल्ड। जब कोई एक चीज़ हमारी फेल हो जाए तो किसी दूसरे उसी के अकॉर्डिंग किसी दूसरे का सहारा लेना, तो आश्रय लेना, ठीक है। उसके बाद आता है टू मेक वंस ब्लड बॉयल। अब देखिए किसी बॉयल का मतलब तो खौलाना होता है इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा गर्म कर देना, तो किसी के खून को खौला देना। तो इसका मीनिंग ये क्या होगा, टू मेक समबडी फ्यूरियस, किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला देना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वियर एंड टीयर। अब इसमें देखिए दो वर्ड हैं, वियर एंड टीयर। वियर का मीनिंग होता है पहनना यानी कपड़े पहनना, और टीयर होता है फाड़ना कि कपड़े फाड़ना। अब वियर एंड टीयर यानी कि कपड़े पहनने के लिए खरीदना और फिर बाद में उनको फाड़ कर फेंक देना, यानी कि यूज़ एंड थ्रो जो वर्ड होता है वो इसी के लिए यूज़ होता है। वियर एंड टीयर, पहनना, यूज़ करना और फिर फाड़ कर फेंक देना उनको, ठीक है। उसके बाद आता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। अभी हिंदी में आपने एक इडियम सुना होगा, मुहावरा सुना होगा कि आग में घी डालना। बस ये वही है कि ऐड फ्यूल टू द फायर, कहीं आग लगी है उसमें और ज़्यादा घी डालना कि गुस्से को और भड़का देना, ठीक है। उसके बाद आता है हैंड इन ग्लव। अब देखिए आपने क्रिकेट में भी देखा होगा या वैसे भी नॉर्मली आप देखते हैं कि ग्लव्स जो हैं हम अपने हैंड पर ही पहनते हैं, तो उन दोनों में हैंड में और ग्लव्स में क्या डिफरेंस तो बिल्कुल होता ही नहीं है, 1 सेंटीमीटर का भी नहीं होता। वो इतने नज़दीक होते हैं एक दूसरे के कि उनमें बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, इन्हें क्लोज रिलेशनशिप। वैसा ही मैंने एक इडियम आपको बताया था, चीक बाय जाउल। जाउल क्या होता है, जबड़ा होता है, और चीक होता है गाल। वैसे ही वो दोनों भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। वैसे ही हैंड इन ग्लव ये भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो यही इसका मीनिंग है, इन क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद आता है ये टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल। अभी मॉल हिल सॉरी एक ही जगह हो गया, ये बीच में स्पेस आना था, मॉल अलग है और हिल अलग है। अब ये मॉल क्या होता है, मॉल को हिंदी में बोलते हैं तिल। अब एक इडियम आपने सुना होगा, ये इसी में लिखा हुआ है, तिल का ताड़ बना देना, यानी कि बहुत छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा कर देना, उसका तिल का ताड़ बना देना। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है टू स्पीक वंस माइंड। अब स्पीक वंस माइंड का मतलब क्या है कि अपने माइंड को बोलना, यानी कि जो हमारे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उसे किसी दूसरे के सामने बोलना, यही इसका मीनिंग है। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, अपने विचार प्रकट करना, ठीक है। उसके बाद मैडन स्पीच, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, फर्स्ट स्पीच होता है पहला भाषण। उसके बाद आता है 11 एट द 11th आवर। 11th आवर क्या होता है, आपने घड़ी देखी होगी, उसमें जो घंटे होते हैं वो 12 ही घंटे होते हैं, 12 नंबर होते हैं। अब 11th आवर, अब 11th नंबर जो होता है वो देखो 12th तो लास्ट होता है, बट जो 11th है वो भी ऑलमोस्ट तो लास्ट ही है ना, तो यही इसका मीनिंग है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अंतिम समय, एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कॉप विद। कॉप विद क्या होता है, ये कंप्रोमाइज़, समझौता करना। ये ग्रामर में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक वर्ड जो आपको मैंने बताया था कैचअप विद, उसी के अकॉर्डिंग ये कॉप अप विद करके एरर ग्रामर में आती है, जहाँ आपको कॉप विद के बीच से वो अप काटना होता है, तो ये आपको कई बार देखने को मिला होगा, कॉप विद, कंप्रोमाइज़, समझौता करना, ठीक है। उसके बाद आता है गो ए लॉन्ग वे। अब गो ए लॉन्ग वे का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने कुछ भी, कोई व्यक्ति आपके साथ है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक बहुत लंबे सफ़र तक आपके साथ चलने वाली है, गो ए लॉन्ग वे, तो वो जो बहुत लंबे सफ़र तक साथ चलेगी आपके, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि वो आपके लिए एक मददगार साबित होगी, हेल्प कंसिडरेबली। आप इसको ऐसे ही रिलेट कीजिए, गो ए लॉन्ग वे, मददगार साबित होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बियर इन माइंड। अब बियर देखिए तो होता है भालू, और दूसरा एक वर्ड होता है जो एक वर्ब आती है सहना, किसी बात को सहना। बियर इन माइंड यानी हम अपने दिमाग में किसी बात को अगर सह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम उसका स्मरण कर रहे हैं, उसको याद रख रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है, ये जो इडियम है स्टैंड स्टिल, इसमें अगर हम इसको तोड़ लें तो स्टैंड अलग बचेगा और स्टिल अलग बचेगा, है ना। तो स्टिल का मीनिंग क्या होता है, रुक जाना, और स्टैंड क्या होता है, खड़े हो जाना, यानी ये रुक कर खड़े हो जाना, यही इसका मीनिंग है, कंप्लीट हाल्ट, गतिरोध, ठीक है। उसके बाद आता है ये क्रॉस स्वॉर्ड्स। अब स्वॉर्ड्स वर्ड क्या होता है, ये होता है तलवार। अब क्रॉस कब होंगी तलवार, जब युद्ध होगा, जब दो लोगों के बीच लड़ाई होगी तलवार से, तो वो तभी तो वो गुणा का वो क्रॉस का निशान बनता है ना, जब वो तलवार आपस में टकराती है। और तलवार आपस में कब टकराएंगी, जब दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे, यानी एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, यही इसका मीनिंग है क्रॉस स्वॉर्ड्स डिसएग्री, ठीक है। उसके बाद आता है पोर ओवर।
पोर ओवर का तो सीधा सीधा मीनिंग है कि पोर जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कि किसी के ध्यान में लीन हो जाना, किसी को गौर से देखना, इतना ज़्यादा देखना कि उसमें लीन हो जाना, बस यही आप याद रखेंगे, पोर ओवर गौर से देखना, ठीक है। उसके बाद आता है मेक बोथ एंड्स मीट। अब इसमें देखिए बोथ एंड्स यानी दो एंड की बात चल रही है। अब एक एंड तो ये हो सकता है कि जो हम कमा रहे हैं, दूसरा एंड लाइफ का क्या है कि जो हम खर्च कर रहे हैं। तो बोथ एंड्स मीट इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, बोथ एंड्स मीट, तभी तो दोनों एंड एक जगह मीट हो जाएंगे, ठीक है। वही इसका मीनिंग है टू लिव ए लेविश लाइफ। आय और व्यय वो बराबर कर देना, कमाई को और खर्च को बराबर कर देना, जितना आया उतना ही लगा दिया। उसके बाद आता है ये रन डाउन। रन डाउन में आप इसको ऐसे समझिए जैसे कोई एथलीट है और वो रनिंग कर रहा है और आपने उसको डाउन कर दिया यानी कि गिरा दिया। तो एथलीट को जब आपने गिराया तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसकी आलोचना करनी थी, तभी तो आपने उसको गिराया, तभी तो उसको रनिंग करते हुए डाउन किया आपने, ठीक है। इसी से आपको इसको रिलेट कीजिए, रन डाउन क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना। उसके बाद आता है ग्रीस एनीबडीज़ पाल्म। अब देखिए ये ईडियम पहले भी आई थी, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीस है ये एक ल्यूब्रिकेंट होता है जो कि गंदा होता है अपने आप में। अगर इसको हाथ पे लगाएंगे तो हाथ उससे भी गंदा हो जाएगा, और रिश्वत देना भी एक तरह से हाथ गंदा करना ही होता है। तो आप इसको इसी से रिलेट कीजिए कि ग्रीस एनीबडीज़ पाम, जो पाम होता है ये वर्ड होता है हथेली। अब ग्रीस से हम पाम को तो गंदा ही करेंगे, तो रिश्वत से भी वही होता है। तो आप इसको रिलेट कीजिए टू गिव ब्राइब, रिश्वत देना, ठीक है। इसके बाद आता है लीव इन द लर्च। अब जो लर्च वर्ड है इसमें लर्च होता है जब कोई जहाज़ है पानी वाला और वो उलट जाता है यानी पलट जाता है पानी में, उस टाइम जो सिचुएशन बनती है उसको बोलते हैं लर्च, जो उसके पलटने की सिचुएशन होती है। अब आप दो दोस्त हैं, अब आपका दोस्त उस सिचुएशन में, आपके पास एक बोट है छोटी कोई जो जहाज़ में है और जहाज़ पलट रहा है, तो वो सिचुएशन होगी लर्च। अब आपने अपने दोस्त को उसी में छोड़ दिया और आप बोट लेकर वहाँ से निकल गए, तो यही इसका मीनिंग है अबेंडन इन द मिडवे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, मुसीबत के वक्त साथ छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आता है कॉट रेड हैंडेड। ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, रेड हैंडेड को रंगे हाथ बोलते हैं, रंगे हाथ पकड़े जाना, ठीक है। इसके बाद आता है ऑन द ब्रिंक ऑफ। अब ये ब्रिंक जो वर्ड है इसको हिंदी में बोलते हैं कगार। अब कगार आपने कई बार सुना होगा कि ये बर्बादी की कगार पर है या ऐसे कुछ, तो ऑन द ब्रिंक ऑफ की कगार पर। उसके बाद आता है ए मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स को आप ऐसे समझिए, ये लेटर्स तो पत्र होते हैं, अब इसको डाकिए से आप रिलेट नहीं कर सकते। ये आप ऐसे याद कीजिए कि ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा पत्र लिखता हो, जो लेटर लिखता हो। लेटर बहुत ज़्यादा कौन लिखेगा, जो बहुत विद्वान होगा अपने आप में, वही तो लेटर लिख पाएगा हर तरह के। तो ए मैन ऑफ लेटर्स का मीनिंग क्या होगा, स्कॉलर, विद्वान। उसके बाद आता है डंकीज़ ईयर। अब ये मैंने पहले भी बताया था, ये फिर से रिपीट हो रही है कि डंकी क्या होता है, डंकी होता है गधा। अब डंकीज़ ईयर, अब जैसे कोई दोस्त है आपका, वो आपसे पैसे मांगता है, तो वो बोलता है कि भाई मैं 1 साल में आपके पैसे वापस कर दूंगा, मुझे इतने रुपए आप उधार दे दो। तो दूसरा ही उसी टाइम आपका दूसरा दोस्त बोलता है भाई यार ये गधा आदमी है, इसका 1 साल भी पता नहीं कब तक पूरा होगा, ठीक है, तो हमें तो इसके 1 साल का भी नहीं पता। तो आप यही बस इसी एग्जाम्पल से इसको रिलेट कीजिए कि डंकी इज़ ईयर, ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, ठीक है। उसके बाद ये आता है गो डाउन द ड्रेन। अब ड्रेन जो वर्ड है इसमें क्या होता है, ये जो गंदे पानी की हमारा जो नाली या नाला वगैरह होता है, जो घर का सीवेज निकलता है, तो वही जो वर्ड है ये है ड्रेन। अब गो डाउन द ड्रेन का मतलब नाली में जाना, गंदे पानी के नाले में जाना, यानी जो भी कुछ हमारे पास था, वो हमारा कोई मोबाइल वगैरह कुछ भी ऐसा कमोडिटी हमारे हाथ में है जो उस नाली में गिर गया गंदे पानी की, तो वो क्या होगा, बर्बाद ही तो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। यही इसका मीनिंग है लूज़ फॉर एवर, ठीक है। वेट बिहाइंड द ईयर्स। अब देखिए एक वर्ड है वेट, ये होता है गीला, बिहाइंड द ईयर्स यानी कि कान के पीछे का जो भाग है वो गीला हो जाना। वो गीला कब होगा, जब हमको पसीना आएगा। और पसीना हमको कब आता है, हमारे फेस पर पसीना जब आता है, जैसे कि कोई इंटरव्यू टाइप है, उसमें जब हमसे सामने वाला कोई व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन कर ले जिसका हमको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो, तो हमारे फेस पर पसीना आने लगेगा, यानी कि हमारे कान तक पसीना आने लगेगा। यहीं से आप इसका मीनिंग रिलेट कीजिए, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद आता है कूल एज ककम्बर। ककम्बर क्या होता है, ककम्बर होता है खीरा, जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो खीरा जो है वो अपने आप में ठंडा होता है, तभी तो गर्मी के मौसम में यूज़ होता है। तो बस वही ये बोला गया है कि इतना ठंडा कुछ भी है जितना कि खीरा होता है। इसको कंपैरिजन इसकी करके दिखाई है
यानी कि कोई भी आदमी जो पैनिक ना करे। जैसे MS धोनी है, उसको कैप्टन कूल बोलते हैं, तो वो किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करते हैं। वही इसका मीनिंग है नॉट नर्वस नॉर इमोशनल, धैर्यवान। ठीक है। इसके बाद आता है इन हाई स्पिरिट्स। अब स्पिरिट जो वर्ड है इसके भी दो मीनिंग होते हैं, एक होता है आत्मा और एक होता है साहस या उत्साह। बस यहीं से सीधे सीधे इसका मीनिंग निकल रहा है हाई स्पिरिट, बहुत ज़्यादा उत्साह होना, यानी कि चीयरफुल, उत्साह से भरपूर। उसके बाद वर्ड आता है एस्केप गॉट। गॉट का मतलब तो आप सभी को पता है, बकरी को बोलते हैं, बट यहाँ बकरे के लिए ये यूज़ हुआ है एस्केप गॉट। जैसे बार बार बोलते हैं ना कि बलि का बकरा, एक ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स विद एरोगेंट रिएक्शंस। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हर तरीके से हर बार उसी को ब्लेम किया जाए, तो वो बोलता है ना कि बलि का बकरा तो मुझे ही बनाया जाता है। तो वो बलि का बकरा जो वर्ड है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप गॉट। उसके बाद ये आता है कैपिटल पनिशमेंट। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा, इसको डेथ सेंटेंस बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड। उसके बाद आता है वियर्स हार्ट ऑन स्लीव्स। वियर हार्ट ऑन स्लीव्स। अब इसको देखिए, वियर क्या होता है, पहनना होता है, हार्ट होता है हमारा दिल, और स्लीव होती है जो हमारी शर्ट में स्लीव होती है, जिसको हिंदी में आस्तीन बोलते हैं। अब जो स्लीव होती है वो शर्ट पे कहाँ पर जुड़ी होती है, वो कंधे के पास, शोल्डर के पास जुड़ी होती है, और शोल्डर के पास ही हमारा दिल होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि किसी ने अपना दिल निकाला और स्लीव पर वहीं पर रख दिया, अपने हाथ पर, अपने कंधे के पास दिल खोल कर रख दिया, उस स्लीव के पास ही दिल बाहर निकाला और स्लीव के पास रख दिया। वियर हार्ट ऑन स्लीव्स, यानी कि पहले उसने दिल खोला तभी तो रखा। बस यहीं से इसको रिलेट कीजिए, एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली, दिल खोल कर रख देना। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है स्कोर्स। ये वो वाला स्कोर नहीं है जो मैच में होता है कि कितने गोल हो गए, स्कोर क्या हुआ, या कितने रन हो गए, स्कोर क्या हुआ। ये स्कोर्स है, ये प्लूरल वर्ड है अपने आप में। और जो बोलते हैं हम कि तेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ये जो कौड़ी वर्ड है, 2 कौड़ी का आदमी, वो कौड़ी जो वर्ड है वही है ये स्कोर्स। अब कौड़ी क्या होता है, पैसे के लिए, करेंसी के लिए यूज़ होता था पुराने ज़माने में। अब किसी के पास कौड़ी उधार होंगी, अब वो उधार चुकाने गया है, तो वही ये इडियम है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर। जो पुरानी कौड़ियों का उसके ऊपर उधार है उसको चुकता करने गया है, तो यही इसका मीनिंग है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पुराना हिसाब चुकता करना। ठीक है। इसके बाद आता है मैन ऑफ लेटर्स। ये फिर से रिपीट हो रहा है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लेटर लिखता हो, यानी कि वो साहित्यकार होगा, अपने आप में स्कॉलर होगा, तभी तो इतने लेटर अलग अलग तरह के लिख देता है। ठीक है। उसके बाद आता है टर्न डाउन। ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, ग्रामर में बार बार ये वर्ड आपके सामने आएगा, रिफ्यूज़, मना करना। ठीक है। उसके बाद आता है ऑन गुड टर्म्स। ये टर्म्स क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। ये टर्म्स वही है कंडीशंस वाला। अब देखिए, कोई भी कंपनी या कुछ भी कोई भी ऐसी संस्था है जिससे आप कोई भी अपना एक एग्रीमेंट करते हैं या कुछ भी आप खरीदते हैं, तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर वो गुड हैं, अच्छी हैं, तभी तो आप सहमत होंगे। अगर वो अच्छी नहीं है तो आप सहमत नहीं होंगे, आप क्यों जाएंगे उसकी तरफ फिर। बस यही से इसका मीनिंग निकालिए आप, ऑन गुड टर्म्स एग्री विद समवन, किसी की टर्म एंड कंडीशन से सहमत होना। ठीक है। उसके बाद आता है स्टील द शो। स्टील का होता है, स्टील होता है चुराना, और शो जो है इसमें ये है स्टेज शो। अब देखिए, किसी का दिल जीत लेने को भी हम यही बोलते हैं कि दिल चुरा लिया, ये वही है स्टील द शो, यानी कि स्टेज शो से हमने दिल चुरा लिया किसी का, यानी दिल जीत लिया। जब हम स्टेज शो पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी तो हम अपने दर्शकों का दिल जीत पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मीज़र अप। अब मीज़र वर्ड क्या होता है, मीज़र होता है नाप तोल करना, यानी कि अगर हमें कहीं भी किसी भी चीज़ में गड़बड़ी लग रही है तो हम उसको मीज़र करेंगे, और मीज़र करने के बाद अगर हमको गड़बड़ी लग रही है तो हम उसको उसके लेवल में करेंगे, यानी कि उसको ठीक करेंगे। यहीं से इसको रिलेट कीजिए, मीज़र अप को, रीच द लेवल, बराबर होना। ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्टर द अकाउंट्स। इसमें 2 वर्ड हैं, एक डॉक्टर, एक है अकाउंट्स। तो डॉक्टर तो आपको पता ही है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट होता है जो हमारा खाते का हिसाब होता है, खाता जो होता है। तो इसका मीनिंग टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, इसको आप ऐसे समझिए कि डॉक्टर जो होता है उसकी राइटिंग, वो जैसे भी लिखता है वो इतनी गंदी राइटिंग होती है कि अगर वो खाते का हिसाब उसी राइटिंग में लिख दे तो वो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, हिसाब में गड़बड़ी हो जाएगी। वही इसका मीनिंग है डॉक्टर द अकाउंट्स, हिसाब में गड़बड़ी करना, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। ठीक है। उसके बाद है डार्क हॉर्स। आपने हिंदी में पढ़ा होगा छिपा रुस्तम।
छुपा रुस्तम जो बोलते हैं कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी किसी को उम्मीद ना थी कि ये भी गेम जीत जाएगा, ये विनर बन जाएगा। क्योंकि अब इसको आप ऐसे देखिए कि डार्क हॉर्स, एक ऐसा हॉर्स जो डार्क में था, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं था कि ये हॉर्स कैसा है, तो वही अप्रत्याशित विजेता हो जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है। उसके बाद आता है ए लाइव वायर। ये पहले भी आया था। लाइव वायर क्या होता है कि ऐसा वायर, ऐसा तार जिसमें करंट हो। तो अब ये यहाँ पर जो इसका मीनिंग है ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भरा हो, जिसका जोश हाई हो। तो ये क्या होगा? ए लाइव वायर, लाइवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल और जोशीला व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद आता है इन द रेड। अब रेड जो वर्ड है वो अपने आप में खतरे का एक निशान दिखाता है, डेंजर को शो करता है। तो डेंजर हमारे पास कब होता है? आज के टाइम में हमारे पास पैसा ही सब कुछ है और हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा पैसा लूज़ हो रहा है, हमारी मनी लूज़ हो रही है, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो इन द रेड आप रिलेट कीजिए लूजिंग मनी, घाटे में होना। ठीक है। इन ल्यू ऑफ, अब ये जो ल्यू वर्ड है ये इसका हिंदी मीनिंग होता है के बदले में या के स्थान पर, और इंग्लिश में इसका सिनोनिम हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ। बस ये सीधे सीधे आप याद कीजिए, इन ल्यू ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, के बदले में। ठीक है। उसके बाद आता है बटन वंस लिप्स। अब लिप्स क्या होते हैं? हमारे होठ होते हैं। अब होठों पर बटन लगा देना है। होठों पर बटन लगा देने का मतलब क्या है? होठों को सिल देना। यानी ये होठ सिलने का मतलब क्या होता है? स्टॉप टॉकिंग। जब होठ सिल दिए तो अब हमने बात करना बंद कर दिया, अब हम चुप हो गए। ठीक है। यही इसका मीनिंग है, बटन वंस लिप्स, चुप हो जाना। उसके बाद आता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना और अबाउट होता है के बारे में, किसी के बारे में कुछ लाना, यानी कि कोई भी ऐसी घटना है उसको ब्रिंग अबाउट करना, उसको घटित करना, घटनाक्रम में उस चीज़ को लाना। ठीक है। उसके बाद आता है पुल अप। पुल का मतलब होता है खींचना और अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ। इसको आप ऐसे याद कीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसने कुछ भी ऐसा कर दिया है जो आपको पसंद नहीं आया और वो कहीं पर बैठा है, आपने उसका कॉलर पकड़ा और उसको पुल अप किया, पकड़कर उठा लिया, और उठाने के बाद उसको आपने उठा लिया तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार मैं तो बस इसको डांट रहा था, इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज की जो इडियम्स थी 250 तक, ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। ये एक लाइन आपके लिए है कि किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। इसका मतलब क्या है? जैसे आप अभी भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपकी जो इच्छा शक्ति है वही आपको इस एग्ज़ाम में कामयाबी दिलाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इडियम्स जो मैंने आपको करा दी हैं। ये 250 इडियम्स इस सीरीज़ की मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ऐसे ही डेली में 50 इडियम्स के हिसाब से 1000 इडियम्स की ये सीरीज़ आपकी बहुत जल्द कंप्लीट कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।